उतने में वहां पर रोशनी आ जाती है। तब बताओ दिलीप, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया फर्नीचर सेट? है ना एकदम कमाल का? आखिर चॉइस किसकी है? लेकिन रोशनी, मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए, फिर तुमने ये सब कैसे खरीदा? कोई लॉटरी वगैरह जीती है क्या तुमने? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हंस क्या रही हो रोशनी? ये फर्नीचर सेट तो काफी महंगा लग रहा है, और ये सारा राशन भी। आटा भी एकदम महंगे ब्रांड का है, चीनी से लेकर तेल तक सब कुछ एकदम ब्रांडेड है, बिल्कुल जैसे अमीरों के घरों में होता है। हाँ तो हम क्या अमीरों से कम है क्या? और तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब चलो, ज्यादा बड़बड़ मत करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैंने दाल मखनी, तंदूरी रोटी, पनीर टिक्का, ढोकला, छोले, हैदराबादी पुलाव और मीठे में पाइनएप्पल का हलवा भी बनाए हैं, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। क्या रोशनी, रोज रोज इतना सब बनाने की क्या जरूरत होती है? अरे हमारे घर पर तो कोई इतना खाता भी नहीं, हम दोनों ही तो रहते हैं यहाँ पर। और तुम रोजाना खाना अड़ोस पड़ोस में या फिर भैया भाभी के पास भेज देती हो। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम खाना खाने के लिए बनाती हो या लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए बनाती हो। बकवास बंद करो। अरे आजकल की बीवियां तो कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी सर्वगुण संपन्न बीवी मिली है, जो मॉडर्न होने के साथ साथ 100% संस्कारी भी है। अरे संस्कार तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हैं। ओ गॉड, अब अपना ये मेलोड्रामा बंद करो और जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। पागल कहीं के। ऐसे ही एक दिन जब रोशनी का जन्मदिन होता है, तभी वो एकदम रॉयल तरीके से घर की सजावट करती है, प्यारा सा गाउन पहनती है, और तो और उसके बर्थडे पार्टी में ढेर सारे पकवान भी होते हैं, जिसके लिए अलग से फूड काउंटर बनाया होता है। अमेजिंग यार, तेरी बर्थडे पार्टी तो कमाल की लग रही है। ऊपर से ये इतना सारा खाना, और केक भी कितना बड़ा है। हाँ बहन, तू जब भी पार्टी देती है तो वो एकदम रॉयल अंदाज में ही देती है। और ये गाउन कितने का खरीदा तूने? काफी प्रिटी लग रहा है। ये तो पूरे 10,000 रुपए का गाउन है, और मैंने इसे खास बनवाया है अपने बर्थडे के लिए। ग्रेट यार, इस खाने की खुशबू से तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मन कर रहा है कि अभी जाकर सारा खाना खा लूं। बेब, ये मेरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए आज तुझे जितना खाना है खा ले। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। एंजॉय करो गाइस, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। यह सब देखकर कमला और शीतल चकित रह जाती हैं। फिर अगले दिन, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी रही। वैसे कितना खर्चा हुआ? अब रात कई सौ पात गई। पैसों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए माँ जी, और अगर इतनी चिंता लेकर बैठ गए तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा, और आपकी तरह मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? वैसी बात नहीं है रोशनी, अब दिलीप की भी इतनी कमाई नहीं है, और जिस तरह से तुम खर्चा करती जा रही हो वो देखकर हमें बहुत चिंता होती है। और नहीं तो क्या। अरे अगर वो ज्यादा पैसे भी कमा रहा है तो तू उसके पैसे इस तरह से मत उड़ा। उसकी जगह पर तुम लोग यही पैसे कहीं इन्वेस्ट करो या फिर सेविंग करके रखो। अब कल को तुम्हारा बच्चा भी आएगा तो उसके भविष्य के बारे में भी अभी से सोचना पड़ेगा ना। ओफो माँ जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। आप चिल कीजिए ना। और जो पैसे मैं खर्च कर रही हूँ वो पैसे मैंने दिलीप से नहीं लिए हैं, और वो मेरे अपने पैसे हैं। क्या? लेकिन तू ऐसा कौन सा काम करने जाती है? दिन भर तो घर पर ही पड़ी रहती है और बस पंच पकवान बनाकर दिखावे में लगी रहती है। देखिए माँ जी, माना कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे इस तरह से बात करो और मैं आपकी सारी बातें चुपचाप सुनती रहूं। अरे चुप रे, मैं तेरी सास हूँ, और सास के पास अपनी बहू की बैंड बजाने का पूरा लाइसेंस होता है, इसीलिए तू मुझे नहीं रोक सकती। अब जल्दी बता,
कहाँ से आते हैं इतने सारे पैसे? मैंने ये सारे पैसे थोड़े थोड़े करके सेव किए थे और अब मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब आप दोनों ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को मेरे रोज रोज स्वादिष्ट पकवान बनाने से, मेरी अमीरों जैसी लाइफस्टाइल से, और तो और मेरी कल रात की रॉयल बर्थडे पार्टी से भर भर कर जलन होती हो आप, है ना? इसीलिए इतनी चापलूसी कर रही हो आप दोनों। रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे तुम्हारे बारे में? वही तो। और तू निकम्मी, तू जितना दुनिया को दिखाती रहती है उससे तो ज्यादा ही है हमारे पास। और ये सब बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे हम तेरे अपने हैं और अपने कभी जलते नहीं, हमेशा दुआ ही देते हैं। अरे लानत है तेरी इस घटिया सोच पर। चलिए माँ जी, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही है तू शीतल, चल। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए आप दोनों और मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आप दोनों इस तरह से निराश होकर मत जाइए ना। प्लीज बैठिए ना। आपको पता है, मैंने शहर के टॉप क्लास बेकरी से बिस्किट्स और टोस्ट भी लाए हैं और अभी अभी मैंने चाय भी चढ़ाई है। तो आप दोनों टोस्ट और बिस्किट उसी के साथ खाइए। वैसे बारिश के मौसम में तो लोग पकोड़े खाते हैं, लेकिन आज आप दोनों ये महंगे वाले टोस्ट और बिस्किट खाइए। अरे लेकिन जाने दीजिए माँ जी, तो उसने माफी मांग ली है तो हम भी बैठ जाते हैं ना। हमका बात को बढ़ाना सही नहीं है और ये तो एकदम नादान है। फिर शीतल और कमला वही रुक जाते हैं और वो दोनों उसकी बातों को दिल पर नहीं लेते, लेकिन उनसे माफी मांगने के पीछे रोशनी के इरादे कुछ और ही होते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने उन दोनों से तुरंत माफी मांग ली, वरना अगर वो दोनों मुझसे बात करना बंद कर देती तो मोहल्ले में तो यही बात फैल जाती और मेरी इतनी मुश्किल से बनाई हुई इज्जत खराब हो जाती। सभी लोग जो मुझे मोहल्ले में मानते हैं, मेरी इतनी तारीफें करते हैं, मुझसे चलते भी हैं, सबके मन में मेरे प्रति गलत नजरिया बन जाता। अच्छा, तो इसीलिए तुमने माँ और भाभी से सुलह कर ली थी? अरे दिलीप तुम, लेकिन तुम तो टीवी देख रहे थे ना। देखो रोशनी, ये सब नाटक बंद कर दो। ये दिखावा घमंड करना, इन सब से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे इंसान की असली पहचान उसके किरदार से और उसके मन से होती है, ना कि वो इंसान कितना अमीर है और उसके घर पर रोज क्या क्या बनता है उससे होता है। देखो दिलीप, तुम मुझे बाबा बनकर फ्री का ज्ञान मत दो। जिसे देखो वो बस मुझे ज्ञान ही देता रहता है, जबकि असल में तो मुझे जरूरत ढेर सारे पैसों की है। रोशनी दिलीप की बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और रोशनी का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, परसों मैंने घर पर माता की चौकी रखी है, तो तुम जरूर आना। और हाँ, शादी में जो मैंने तुम्हें साड़ी भेंट दी थी ना, वही वाली साड़ी पहनना, क्योंकि तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। ठीक है जेठानी जी। अरे ये क्या, जेठानी जी तो माता की चौकी रख रही है। इसका मतलब सभी मोहल्ले वाले इन्हें ही अटेंशन देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ही सभी लोग मेरे जेठानी के गुणगान गाते रहते हैं, और वो अगर चौकी रखेगी तो मैं भी अपने घर पर चौकी रखूंगी और वो भी उनसे बढ़िया और बेहतर करूंगी। रोशनी उसी दिन माता की चौकी रखती है। आज मेरे घर पर भी चौकी है, तो आप सबको जरूर आना है। वहां पर भी जाइए, लेकिन मेरे यहाँ पर पहले आइए। वो क्या है ना कि उनके यहाँ पर काफी सादी और सिंपल पूजा होती है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो एकदम राजसी तरीके से होगी। और तो और यहाँ का खाना आपको एकदम बढ़िया मिलेगा, लेकिन वहां पर तो हलवा पूड़ी देकर भगा देंगे वो आप लोगों को। औरतों को ये सब थोड़ा गलत लगता है और उसी दिन चौकी रखने के कारण कमला को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, नालायक लड़की, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी, आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हो?
जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अरे गुनाह ही तो किया है तूने। जब तुझे सब पहले से पता था कि कल तेरी जेठानी के घर पर माता की चौकी है, तो उसी दिन तूने अपने घर पर चौकी क्यों रख ली? और लोगों को न्योता देने का ये क्या तरीका है कि यहाँ सब राशि तरीके से होगा और वहां सब सादा और सिंपल होगा। यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया खाना मिलेगा और वहां पर केवल हलवा और पूरी। लेकिन माँ जी। अरे चुप हो जा तू। मोहल्ले में सभी तुझसे नाराज है। अरे तूने उन्हें न्योता नहीं दिया, बल्कि उनका अपमान कर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे तूने मुझे और शीतल को किया है। तेरी जिंदगी में तुझे सिर्फ दूसरों को चलाना होता है और घमंड करना आता है तुझे, और उसे छोड़कर तेरी जिंदगी का कोई अर्थ भी नहीं है। बेशरम कही की। रोशनी को कमला की बातों का बहुत गुस्सा आता है। अब कोई भी उसे मोहल्ले में नहीं पूछता और सभी लोग बस शीतल की ही वाह वाह करते हैं। आज तक मैंने कितना कुछ अच्छा किया, अमीरों की तरह रही, सबकी नजरों में इतनी रॉयल बनी, लेकिन ये लोग तो मेरी साधारण सी जेठानी की तरफ ही हो गए हैं। इन सब की तो ऐसी की तैसी। लेकिन मैं भी दिखाऊंगी इन्हें कि मैं आखिर क्या चीज हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन रोशनी के दरवाजे पर एक आदमी आता है। इतने महीने से तू हमारे आपसे लोन पे लोन लिए जा रही है और अभी तक ठीक से एक ईएमआई भी नहीं चुकाया। देखो मैडम, ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर वक्त रहते पैसे नहीं चुकाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं इस तरह से पैसे लेकर अमीरों की तरह रहती हूँ और मेरी बची कुची इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, मेरा पति आता ही होगा ऑफिस से, इसीलिए प्लीज इससे पहले कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं वो पैसे सूद समेत चुका दूंगी। याद है ना, 1.5 लाख रुपए जो तूने धीरे धीरे करके लिए थे? हाँ हाँ, याद है मुझे, सब लौटा दूंगी मैं। उन दोनों की ये सारी बातें शीतल और कमला सुन लेती हैं और वो एकदम हक्का बक्का रह जाती हैं। पैसों के कारण रोशनी भी काफी डर जाती है। फिर अगले दिन, ये लो रोशनी, ये पैसे रख लो, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। क्या? लेकिन जेठानी जी, आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? ये पैसे देकर आप अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहती हो क्या? नहीं रोशनी, हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी भी उस अमीरी का दिखावा नहीं किया, बल्कि हमेशा जमीन से जुड़े रहे। और शायद इसीलिए आज तक हमारा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या रोशनी? तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी तुमने तरह तरह के लोन ले लेकर 1.5 लाख का कर्जा चढ़ा लिया। अरे तुझे क्या लगा, तेरा सच हमेशा पर्दे में ही रहेगा क्या? लेकिन अब तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हाँ रोशनी, जब तेरी उस आदमी के साथ बातचीत चल रही थी, तब हम दोनों आंगन में ही खड़े थे और हमने तेरी सारी बातें सुन ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और आप भी जेठानी जी। दिखावे और घमंड के चक्कर में आज मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ और मुझे अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। और अब तो मैं ये भी समझ गई हूँ कि अमीरी का दिखावा करके कुछ भी नहीं होता। हमारा स्वभाव ही हमारी असली अमीरी है, जिससे लोग हमें मानते हैं और हमें इज्जत देते हैं। घमंड और दिखावा कर करके अंत में हार की सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। और आज तक मैंने जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन अंत में तेरी ये घुटने में दबी हुई अकल ठिकाने पर आ ही गई और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ रोशनी, हम तुम्हारे अपने ही हैं, इसीलिए तुम इन पैसों को रख लो और अपने सारे लोन को चुका दो और उसके बाद अपने जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत करना, बिना किसी घमंड और दिखावे के, क्योंकि एक साधारण जीवन ही सही और सरल जीवन होता है। अंत
अंत में सभी घर वाले रोशनी को माफ कर देते हैं। फिर वो अपने सारे लोन चुका कर एक नई शुरुआत करके अपने आप में सुधार लाने लगती है। और इस बदलाव के बाद वो सबके साथ बहुत खुशी से रहने लगती है। रोहित बेटा, तेरी बैग में ये सिगरेट कैसे आए? देख लीजिए दादी, इतनी सी उम्र में आपका लाडला ये सब कर रहा है। ये सब क्या है रोहित? नहीं पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उल्टा ये सब तो इन्होंने ही किया है और इसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है। क्या? हाँ, अब दोनों मुझसे बदला लेना चाहती हो क्योंकि मेरे कारण ही आप दोनों की कॉलेज बंद हो गई है और इसीलिए तुम दोनों ये कर रही हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित, हम तुझसे कोई बदला नहीं ले रहे और ये कोई नाटक भी नहीं है। अरे हमें तो ये पैकेट तेरी बैग में से मिला है, जिससे ये साफ साफ समझ आता है कि तू सिगरेट पीता है। एक मिनट कोयल, कई दिन बीत गए हैं लेकिन रोहित ने ये बैग इस्तेमाल की ही नहीं। वो तो दूसरी बैग लेकर जाता है स्कूल। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि ये सब इन दोनों का नाटक है क्योंकि ये मुझे आपकी नजरों में बुरा बनाना चाहती है और ये हमेशा ही करती आ रही है क्योंकि आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हो और ये इन दोनों से देखा नहीं जाता, इसीलिए ये जलती है मुझसे। बस बहुत हुआ रोहित, इस बार तू अपनी गलती नहीं छुपा सकता। सच सच बता, आज तो तुझे अपनी गलती स्वीकारनी ही होगी। अरे नालायको, चुप हो जाओ तुम दोनों। जरूर इन दोनों ने ही ये सिगरेट का पैकेट खरीदा होगा और इसे मेरे बैग में रख दिया। जब मैं इस बैग को इस्तेमाल करता ही नहीं तो इसमें मैं कोई सामान क्यों रखूंगा? एकदम सही कह रहा है मेरा पुता, ये सब तुम दोनों की ही करामती है। अरे और कितना गिरोगे तुम दोनों? इस लड़के ने तुम दोनों का सच हमारे सामने लाया और इसीलिए तुम इस बेचारे से बदला ले रही हो। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। मन तो करता है कि तुम दोनों को मार मार कर सारी अकल ठिकाने पे लाऊं। लेकिन पापा, हमने ये पैकेट खुद नहीं खरीदा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने ये पैकेट जानबूझकर अपनी पुरानी बैग में रखा हो ताकि स्कूल में या घर में ये किसी के भी हाथ ना लगे। हाँ पापा, ये बैग तो अलमारी के बहुत ही अंदर छुपा के रखा था। वो तो हम जब सफाई कर रही थी तब हमारे हाथ लगा, वरना तो ये पैकेट हमें भी नहीं मिलता। बस अपनी ये घटिया हरकतें करना कब बंद करोगे तुम दोनों? और नहीं तो क्या। देखो परी और कोयल, दोबारा मेरे बेटे पर उंगली उठाई या फिर उसके साथ कोई साजिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वाह, कमाल है माँ। अरे इस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की है लेकिन फिर भी आप सब उस पर हमेशा की तरह पर्दा डाल रहे हो। पता नहीं ऐसी कौन सी प्यार की पट्टी बंधी हुई है आप सबकी आंखों पर, जो आप सबको इसकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी दिखाई नहीं देती। और माँ आप भी, क्या हो गया है आपको? हाँ हाँ, मैं भी। देखो, अगर तुम दोनों को यहाँ पर रहना है तो सही से रहना होगा। पहले ही तुम दोनों ने हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया है, जिसके कारण तुम दोनों पर हमें तो रत्ती भर का भी विश्वास नहीं रहा और इसीलिए हमें तुम्हारी कोई भी बात सच नहीं लगती। ठीक है फिर माँ, नहीं रहना हमें आपके अनुसार। अगर आप सबको हम दोनों इतने ही गलत लगते हैं और आपका बेटा हमेशा सही लगता है तो यही सही, अब हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। चल परी, आज के आज ही हम इस घर से निकलेंगे। हाँ कोयल, अब और नहीं सहना हमें सबका अत्याचार। बहुत हो गया अब हमें आप सबसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जा रही है हम दोनों। ना तो हमें यहाँ पर प्यार मिला, ना ही कोई अपनापन। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम दोनों की शक्लें नहीं देखनी है। अरे जब से रोहित पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक वो लड़का तुम दोनों की आंखों में खल रहा है। अरे अपने ही सगे भाई के साथ ऐसा कोई करता है क्या? बताओ, ये तुम क्या कह रही हो सुजाता? पता है ना बाहर का जमाना कैसा है। अरे ये दोनों कहाँ जाएगी? देखो लड़कियों, ज्यादा सयानी मत बनो और चुपचाप घर में रहो। अगर तुम दोनों इस घर से जाओगी तो वो सीधे शादी के बाद
और तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मैं भी अभी यही कहने वाली थी। इन दोनों निकम्मियों की शादी करा दे तू। इनके लिए तो वही सही रहेगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये दोनों इस घर में चाहिए ही नहीं। अरे इन्हें बाहर की दुनिया बहुत आसान लगती है ना, तो इन दोनों को अभी बाहर ही रहने दो। करने दो इन्हें अपने मन की। फिर पता चलेगा इन्हें कि हम लोग कितने सही थे। वाह माँ, अरे दुश्मन भी इतना दर्द नहीं देता जितना आपने दिया है। हम दोनों ने तो हमेशा आपसे प्यार की ही उम्मीद की, लेकिन आपने आज हमारे प्यार को नफरत में बदल दिया। आज से आप हमारी माँ नहीं रही, दुश्मन बन गई हो। अब परिधि और कोयल दोनों घर छोड़कर चली जाती है। 2 से 3 दिनों तक वो मंदिर में ही रुकती है और वहीं पर प्रसाद में मिल रहा खाना खाकर अपना गुजारा करती है। ये सब क्या हो गया परी? अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो थोड़े ही पैसे बचे हैं। तो चिंता मत कर कोयल। अब जब हमने जीवन का नया सफर शुरू किया है, तो हर संघर्ष को मात देकर हमें आगे जाना होगा। तुझे पता है, मैंने जॉब का पोस्टर देखा था, तो हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। बैक ऑफिस का काम है, तो वो हम जैसे तैसे कर ही सकते हैं। और हमें एक्सेल भी तो चलाना आता है, तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन परी, हम कहाँ पर रहेंगे? तू चिंता मत कर कोयल। वो जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज के रहने की सारी सुविधा होती है। बस सैलरी में से थोड़े पैसे कट होंगे, लेकिन ऑफिस के पास ही रहने की सुविधा होगी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। भगवान जी का नाम लेकर हम एक नए सिरे की शुरुआत करेंगे। बस अब सब सही से हो जाए और ये जॉब हमें मिल जाए। अच्छा सोच कोयल। अच्छा सोचेगी तो सब तेरे साथ अच्छा ही होगा। और अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, समझी कि नहीं? हाँ परी, सही कहा तूने। फिर वो दोनों जॉब के लिए अप्लाई करती है, जिसमें वो दोनों सिलेक्ट भी हो जाती है। और अब उस ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद वो दोनों ऑफिस के द्वारा दिए गए घर में सोनी जाती है। वही दूसरी तरफ जब सफाई करते समय सुजाता अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, तभी उन दोनों का सामान देखकर सुजाता की आंखें भर आती है। नहीं, रोना नहीं है मुझे। ऐसी बेटियों के लिए क्या रोना, जिन्होंने अपनी ही माँ को दुश्मन मान लिया हो। उन्होंने बहुत गलत किया है। अपने भाई के साथ प्यार से रहने की जगह उन्होंने हमेशा रोहित को गलत साबित किया है, और इसके लिए मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ना जाने कहां पर होंगी, कैसे होंगी। खैर, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन दोनों का दिल पत्थर का हो सकता है, तो मेरा भी हो सकता है। नहीं सोचूंगी मैं उनके बारे में। अब रोहित 10वीं में फेल हो जाता है। ये सब क्या है रोहित बेटा? तेरी ट्यूशन की फीस 70,000 रुपए भरी थी मैंने, और इतने महंगे ट्यूशन में भेजने के बाद भी तूने 10वीं में केवल 30% ही लाए हैं। अरे ऐसे कैसे फेल हो गया तू? सॉरी पापा। अरे क्या सॉरी? देख बेटा, मुझे थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। अरे जाने दो ना, अब जो हुआ सो हुआ। तू निराश मत हो बेटा, और अपनी हिम्मत मत हार, और फिर से एग्जाम दे और उसमें अच्छे नंबर से पास होकर दिखा। ठीक है ना बेटा? नहीं माँ, मुझे अब आगे कोई पढ़ाई नहीं करनी। ये पढ़ाई वगैरह तो मेरी बस की बात ही नहीं है। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? क्यों पापा, आपने भी तो बस 8वीं तक ही पढ़ाई की है ना, लेकिन फिर भी आज आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। देखिए पापा, मुझे भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन ही बनना है। ये पढ़ाई वगैरह मुझसे बिल्कुल नहीं होती। पर बेटा, नहीं पापा, प्लीज मुझे बिजनेस ही करने दो ना। शायद मैं उसी के लिए बना हूँ। आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, फिर मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करूंगा। और मैंने तो सोच के भी रखा है कि मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, क्योंकि आजकल उसमें बहुत पैसा है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे, लेकिन अगर तुझे आगे बढ़ने का मन करे तो तू जरूर कर। लेकिन अब तुझे बिजनेस करना है,
तो मैं तुझे वो करने से नहीं रोकूंगा। जैसे मुझे शुरुआती के दिनों में दिक्कत आई थी, वो मैं तुझे बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं तुझे बिजनेस के बारे में सब समझाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा। आप मुझे कितना समझ कर लेते हो। अब पैसे देकर गगन रोहित के लिए नया बिजनेस शुरू करता है। यूं ही समय बीतता जाता है और दोनों बहनें अब अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और वो दोनों बड़ी पोस्ट पर नौकरी करने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों अब किराए के घर में रहने लगती हैं और अपनी बची हुई पढ़ाई वो घर से ही करने लगती हैं। थैंक गॉड हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि ऑफिस वालों ने हमें जो घर दिया था वहां पर रहना कितना मुश्किल हो गया था और अब से हम अपने ही घर में रहेंगे। यहाँ पर कितना फ्रीडम है, किराए का ही सही, लेकिन ये घर हमारा अपना घर है। हाँ कोयल, और तू चिंता मत कर, एक दिन हम अपना खुद का भी घर लेंगे। अब चल, हमें जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और इससे भी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अब हमारा यही सपना है कि हमें अपनी खुद की कंपनी बनानी है और हमारा ये सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। हाँ परी, तूने सही कहा, हमारा ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे माँ की बहुत याद आती है। काश ये सब देखने के लिए वो यहाँ पर होती। खैर, उन्होंने तो हमें जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। वो तो माँ कहने के भी लायक नहीं है। हाँ कोयल, सही कहा तूने, और आगे से उनका जिक्र मत किया कर। मुझे फिर से वही पुराने दर्द भरे दिन याद आ जाते हैं। बहुत मुश्किल से हमने अपने आप को यहाँ इस मुकाम तक लाया है, तो उन्हें याद करके मुझे इन सब पर पानी नहीं फेरना। वही बिजनेस शुरू करने के बाद अक्सर रोहित अपने सारे पैसे अय्याशी में ही उड़ाने लगता है। फिर एक दिन जब वो शराब पीकर घर आता है, तभी ये सब क्या है रोहित? तूने इतनी शराब क्यों पी रखी है? अरे तुझमें जरा सी भी शर्म है कि नहीं? ए दादी, तू मुझे ज्ञान मत दे, समझे ना? उड़ जा, मेरे लिए खाना लेकर आ, वरना वरना मैं। अरे क्या वरना? ज्यादा बोलने लगा है क्या तू? एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सारा नशा उतर जाएगा तेरा। कितना भरोसा करके हमने तुझे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन तू ये क्या कर रहा है? दिन ब दिन तू हमारा भरोसा तोड़ रहा है। अरे आए दिन सुधरने की जगह तू और बिगड़ते जा रहा है। नालायक कहीं का। नालायक किसको बोला? मैं नालायक नहीं हूँ, मैं खलनायक हूँ। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। बदतमीज कहीं का, दूर रहे हमसे। अरे तुझसे शराब की कितनी बू आ रही है। छी! अरे आज तक तुझे हमने कितने प्यार से पाला पोसा है, इसी दिन के लिए क्या कि तू आकर हमारे साथ ये नौटंकी करे? अरे क्या क्या उम्मीदें की थी हमने तुझसे, लेकिन तूने तो उन सबको पानी में मिला दिया। अरे किया ही क्या है आप लोगों ने मेरे लिए? क्या किया है बताओ? बढ़िया है मुझे बोलने वाले। कुछ खास नहीं किया है आपने मेरे लिए, वही किया है जो सारे माता पिता करते हैं, इसीलिए ज्यादा मत बोलिए। क्या कहा तूने? फिर गगन रोहित को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। खबरदार रोहित, अगर दोबारा तूने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की तो कल जब तेरी शराब उतरेगी ना, तब सोच और याद दिला खुद को कि तेरे लिए इस बाप ने क्या क्या किया है। नालायक कहीं का। अब गगन, सुजाता और मेनका रोहित की बुरी हरकतों के कारण बहुत परेशान रहने लगते हैं। वो लड़कीबाजी और अय्याशी के चक्कर में हर बार अपने घर वालों की नजरों में और बुरा बनता जाता है, जिस कारण उन्हें बहुत पछतावा भी होता है। वही दूसरी तरफ दोनों बहनें जीतोड़ मेहनत कर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और पहले से भी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन पूरे घर में छानबीन करो, जो कीमती सामान मिले वह सब ले लो। हाँ बस। अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं और अब वो लड़का देने का नाम नहीं ले रहा। उसका बिजनेस पूरा ठप हो चुका है,
तो उसके जेब से तो कुछ निकलने से रहा, इसीलिए अब उसके घर पर ही डाका डालेंगे हम। बॉस, ये रहे जेवर और पैसे। भर भर, जल्दी से भर दे बैग में। हे भगवान! अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अरे हट यहाँ से। वो आदमी गगन को धक्का देने ही वाला होता है कि उतने में वहां पर कोयल और परिधि आ जाती है और वो अपने पिता को बचा लेती है। कोयल और परिधि, तुम दोनों! अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को हाथ लगाने की? ये रहे तुम्हारे 2 लाख रुपए, चल निकल यहाँ से। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है और घर वाले भी बेटियों को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गई? दरअसल हम यहीं से गुजर रहे थे और तब हमने बाहर से सब सुन लिया, इसलिए फौरन अंदर चले आए। देख लिया ना माँ, आज आपके बेटे के कारण क्या क्या नहीं हो रहा। और करो उसकी लाड़ प्यार। अरे हम दोनों ने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। माफ कर दो बच्चों, मैंने रोहित के पैदा होने पर तुम दोनों को खुद से दूर ही कर दिया था। तुम दोनों तो बस हमेशा प्यार के लिए ही तरसती थी, पर मैंने सिर्फ तुम्हें दुख ही दिया है। और जिस बेटे को हमने इतना लाड़ प्यार दिया, आज वही बेटा हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है। हाँ बच्चों, और जिन बेटियों को मैंने हमेशा हल्के में लिया, कम क्या, बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, आज उन्होंने ही हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। माफ कर दो बेटियों, माफ कर दो अपने इस नालायक बाप को। और मुझे भी माफ कर दो। एक दादी होने के नाते मैंने तुम्हें कभी वो दादी वाला प्यार दिया ही नहीं, बस एक बेटी होने के लिए कोसती रही तुम्हें। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। और अगर उन्हें निराश किया तो मानो बर्बादी को खुद बुलावा दिया जाता है। दोनों बेटियां अपने घर वालों को माफ कर देती हैं। वही रोहित को घर से निकाल दिया जाता है और बेटियां अपने परिवार के साथ फिर से खुशी से रहने लगती हैं। लेकिन सागर, मुझे तो ये लगा था कि हमारे गुस्से के कारण अब वो 2 दिन नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी और खुद ब खुद हमारे घर आना बंद कर देगी। लेकिन मैं गलत थी, ये लड़की बाज आने वालों में से नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ प्रिया, मैं घर पर रुक ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर घर पर जरा भी रुकता हूँ ना तो वो मेरा दिमाग खाने आ जाती है मेरे पास। तुम फिक्र मत करो सागर, मैं आ रही हूँ 2 दिन में। अब अंजलि एक बहू की तरह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। अरे सागर, कहाँ चले तुम? तनिक थोड़ा रुक तो जाओ। अरे रे, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली, अब इसने पीछे से टोका है। हे भगवान जी, आज का मेरा दिन बस खराब ना जाए। ये लो तुम्हारा टिफिन और ये रुमाल, ये दोनों चीजें तुम भूल गए थे ना, इसीलिए रोका तुम्हें। शुक्रिया अंजलि, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि मैं कैंटीन में से कुछ खा लेता और जब भी घर में प्रिया नहीं होती तो मैं कैंटीन का ही खाना खा लेता हूँ। अरे प्रिया नहीं है तो क्या हुआ, उसकी सहेली तो है ना। और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के आलू गोभी की सब्जी और मस्त पुरिया बनाई है, खाकर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। ठीक है अंजलि, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सागर। अरे अब क्या हुआ अंजलि? मैंने सुना है कि आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और तुम और तुम्हारे बॉस दोनों उनसे उनके डील के बारे में बात करने वाले हो ना? हाँ अंजलि, सही कहा तुमने। तो फिर बस 1 मिनट और रुक जाओ यहाँ पर, मैं अब भी आती हूँ। अरे अब क्या है अंजलि, जल्दी आओ। फिर अंजलि सागर को वहीं पे रुका कर रसोई में से दही शक्कर लाती है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? अरे क्या तुम भी सागर, किसी भी शुभ काम के पहले दही शक्कर खाना ही चाहिए, फिर वो काम सफल हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसे खा लेता हूँ। अब मैं निकलूं? हाँ बाबा, अब तुम जा सकते हो। बाय बाय, और वहां पर पहुंचकर फोन कर देना हमें।
अब मैं कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुम लोगों को कॉल करते बैठूं। चलो बाय। फिर सागर गाड़ी में बैठकर राहत की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अंजलि अब साड़ी पहनकर घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे रहते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है। मन तो करता है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर आ जाओ रहने के लिए। सच में तब तो बड़ा मजा आएगा। फिर बाद में प्रिया अंजलि को कॉल करती है। अरे अंजलि, तू बेवजह अपना वक्त जाया कर रही है वहां पे जाके। घर पर माँ जी है, महक भी है, वो लोग संभाल लेंगे ना सब कुछ। और रही बात खाने की, तो सागर से शादी के पहले माँ जी ही पूरा घर संभालती थी और खाना भी वही बनाया करती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ प्रिया, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो क्यों खामखा आंटी और महक को परेशान करना। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ ना मेरी जान। और तू यहाँ की चिंता मत कर, और चाहिए तो थोड़े दिन और रुक जा वहां पर। अरे चुप कर अंजलि, तुझे भी तो तेरा घर है ना। और तू मेरे ससुराल में ऐसे दिन रात रहेगी तो कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? ओफो प्रिया, तू भी ना। देख बहन, तेरा ससुराल हो या मेरा ससुराल, बात तो एक ही है ना। और तू कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। अब आ आराम से। बाय। अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि अंकल की दवाई का समय हो गया है और फिर मुझे शाम की पूजा के लिए भोग प्रसाद भी तो बनाना है। लेकिन अंजलि। हेलो अंजलि। प्रिया कुछ कह पाती, उतने में अंजलि कॉल कट कर देती है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी उसे वहां पे जाकर 2 चाटे लगाओ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और प्रिया गांव से वापस अपने ससुराल आती है। और तभी भगवान भला करे अंजलि का, वो बहुत ही नेक दिल लड़की है। तुझे पता है, तेरी गैर मौजूदगी में उसने कितनी अच्छी तरह से संभाला है पूरे घर को। हाँ भाभी, अंजलि इज द बेस्ट। उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। ये सब सुनकर प्रिया उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सागर, अरे तुम्हारी माँ और बहन तो जैसे भक्ति बन गए हैं उस अंजलि के। मन तो ऐसा करता है कि अंजलि को गुस्से में अच्छी तरह से झाड़ू और कहूँ कि अब तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो फिर से कोई ना कोई नाटक करके माजी और महक का सहारा लेकर वापस यहाँ पर आ जाएगी। और हो ना हो, उन्होंने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत खून जला चुकी है तुम्हारी सहेली। और मुझे भी क्या पता था सागर कि मैं इसको इतनी छूट दे दूंगी तो ये उसका इतना फायदा उठाएगी। उसको तुम्हारे ससुराल में आना और यहाँ पर आकर एक बहू की तरह सब कुछ संभालना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे इसमें बहुत मजा आता है। इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो आती ही रहेगी। किसी एक चीज की एक बार आदत लग जाए तो वो जल्दी छूटती नहीं है। फिर इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो आदत अच्छी है या बुरी। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन कहाँ जाने के लिए बहू? आप भूल गई क्या माँ जी? पड़ोस की स्वीटी की आज गोद पर आई है ना, और उसी फंक्शन में जाना है हम दोनों को। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर और तू जाकर आराम कर, क्योंकि अंजलि आ रही है मेरे साथ। वो मुझे सीधे स्वीटी के घर के पास वाले हनुमान मंदिर के वहीं पर मिलेगी। लेकिन माँ जी, वहां पे तो हमें जाना था ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ बहू, तू आए या वो आए, एक ही बात है ना। तू एक काम कर, तब तक घर के बचे हुए काम कर ले। इतना कहकर सविता उठकर चली जाती है और एक बार फिर से प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सागर को कॉल करती है। देखा सागर, क्या किया माँ जी ने आज? अरे मैं उनकी बहू हुई है, वो अंजलि है। जहां भी जाती है बस वो अंजलि को अपने साथ ही लेकर जाती है।
और तो और तुम्हारी बहन महक भी वही करती है। और अब तो पापा जी भी वैसे ही करते जा रहे हैं। कुछ खाने का मन हुआ तो वो अंजलि को फोन करके कहते हैं, ऐसा नहीं कि घर में अपनी बहू है तो उसे कह दे, क्या मैं बनाकर नहीं दूंगी क्या उन्हें? पता नहीं ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं रही प्रिया, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी बहू और भाभी हो। बस इतना ही है कि वो अंजलि हमेशा तुम्हारे बीच आती रही, जिस कारण घर वालों ने तुम्हारे अच्छेपन को देखा ही नहीं, और अंजलि के अच्छेपन के कारण सब उसी की तरफ खींचते चले गए। ना जाने ये अंजलि नाम की बला कब टलेगी मेरी जिंदगी से। सच में सागर, अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब ज्यादा गुस्सा मत करो और शांत हो जा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, और अब तो मुझे ही माँ से इस बारे में बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर शाम में जब सागर ऑफिस से घर आता है, तभी वो सविता और महक से बात करता है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि आपके कारण प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही है? माना कि ये सारी गलती प्रिया की ही है कि उसने अंजलि को अपने ससुराल में आने की अनुमति दे दी, जो कि उसे बिल्कुल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप दोनों तो समझदार हो ना, तो आप दोनों उससे इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो चुके हैं? अरे आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस घर की बहू प्रिया नहीं बल्कि अंजलि ही है। अरे वो प्रिया की सहेली है, लेकिन आप दोनों तो उसे अपनी ही सहेली समझने लगे हो। अरे तो उसमें क्या हुआ भैया? अंजलि तो दिल की बहुत साफ लड़की है, और वो हम सबका कितना ख्याल भी रखती है। देखो महक, वो चाहे कितनी भी साफ दिल हो, लेकिन अंजलि इस बार गलत है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी के घर पे जाकर उनकी जगह लेकर उनके हक के काम करना, ये सब कौन सहन करके लेता है? अब तो प्रिया अंजलि को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों ने तो अंजलि को अपने सिर पे बिठा के रखा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, आज आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। अरे एक बार आप दोनों प्रिया की जगह रहकर सोचिए। और माँ, अगर आपकी सहेली इस घर में आकर आपकी जगह लेकर पापा के पास जाने की कोशिश करती और आपके सास ससुर और ननंद के साथ अच्छे से पेश आती, जैसे कि वो इस घर की बहू ही हो, तब आपको कैसा लगता माँ? और महक तू, अगर तेरी सहेली इस घर में आए और हम लोग तुझे नजरअंदाज करके उसे ही भाव देते रहे, तब तुझे कैसा लगेगा? सागर की ये बातें सुनकर सविता और महक दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सागर बेटा, तेरी बात तो एकदम सही है वैसे, क्योंकि अगर मेरी सहेली ऐसा कुछ कर देती तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं आज तक हमें ये बात कैसे समझ नहीं आई। हाँ भैया, मुझसे भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंजलि से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसे अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। उसे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसे भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री होती जा रही है, और ये भी तो सही नहीं है ना माँ? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, और आज तूने जो भी बताया है उससे मेरी आंखें खुल गई है, और अब मैं उसे ज्यादा यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। देखना तू। हाँ भैया, और मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मीठी छुरी है, लेकिन अब से मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल कम कर दूंगी। चलो अच्छा है, आप दोनों को मेरी बात समझ तो आई। शुक्रिया माँ, शुक्रिया महक। शुक्रिया क्यों कह रहा है बेटा? तूने जो भी किया है सही किया है। उल्टा मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तू अपनी बीवी के तरफ से बोल रहा है। मुझे नाज है तुझ पर। ऐसे ही अपनी बीवी की हमेशा हिफाजत करना। हाँ माँ, जरूर। अब सविता अंजलि को नजरअंदाज करने लगती है, और जब जब अंजलि सविता को कॉल करती है तब सविता उसका कॉल उठाती ही नहीं, और फोन ना उठाने के कारण अब वो उनके घर पहुंच जाती है। अरे आंटी जी,
आज मैंने YouTube पर एक बहुत ही कमाल की रेसिपी देखी है। आपको मैं अभी बनाकर देती हूँ। आप खाकर बताना कि कैसी बनी है। और महक, तुम्हें पता है, आज ना मुझे मार्केट में तुम्हारी सहेली मिली थी। उसने तुम्हारे और मेरे फोटोज देखे होंगे ऑनलाइन, और उन्हें देखकर वो ये कह रही थी कि आप तो महक की भाभी हो ना। और उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी, और तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि सहेली हूँ। अच्छा हुआ जो तूने उसे सच बता दिया। अच्छा माँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। आज कॉलेज में बहुत बोर हुआ मुझे। काफ़ी लेक्चर भी थे ना, तो बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा। अरे लेकिन महक, रुक जाना थोड़ी देर, मुझसे बात कर। अरे मैं अभी अभी आई हूँ और तू आराम करने जा रही है। अब ये भला क्या बात हुई? उसे आराम करने दो अंजलि, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी है और तुम्हें भी यहाँ पर कोई रेसिपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब से तुम यहाँ पर कोई काम भी नहीं करोगी। लेकिन क्यों आंटी जी? क्योंकि इस घर को हर तरह से संभालने के लिए मेरी बहू प्रिया है, और तुम यहाँ की बस एक मेहमान हो। तो मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो। सविता की ऐसी बातें सुनकर अब अंजलि थोड़ी सहम सी जाती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन जब अचानक से धर्मेंद्र बेहोश हो जाता है, तभी उसे सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनके रिश्तेदार की यहाँ पर साइन लेनी होगी। जी बिल्कुल, मैं हूँ उनकी रिश्तेदार। लाइए, दीजिए पेन। आप कौन लगती हो उनकी? मैं उनके घर की ही सदस्य हूँ। ये देखकर सविता को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से पेन छीनकर खुद वहां पर साइन कर लेती है, और तभी वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र ठीक होकर वापस घर आ जाता है। चलो अच्छा हुआ जो अंकल फिर से ठीक होकर वापस घर आ गए, तो मैं एक हफ्ता यहीं पर रुक जाती हूँ और अंकल की अच्छे से देखरेख भी करती हूँ। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चली जाओ। क्या? लेकिन क्यों आंटी जी? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। लेकिन अब और नहीं। अरे पहले पहले हमको तो ये लगता था कि जाने दो, लड़की अच्छी है, जब भी आती जाती है तो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने तो नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती हो। अरे तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या कि ये घर तुम्हारी सहेली का ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। लेकिन फिर भी तुम इस घर को अपना घर समझकर यहाँ बहू बनकर सारे काम करती हो। बताओ अंजलि, ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे आंटी जी, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। देखो अंजलि, तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। सब कुछ जान समझकर भी तुमने वही किया है जो तुम्हारे मन में आया, और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन सब से प्रिया भाभी को कितनी तकलीफ होगी। अरे हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो मर्यादा की दहलीज ही पार कर दी है। और जरा सोच अंजलि कि कल को मैं तेरे ससुराल आकर तेरी जगह ले लूं और तेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ खींच लूं, तब तुझे कैसा लगेगा? उन सब की बातें सुनकर अंजलि को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन इन सब के चलते तू ये भूल गई कि ये तेरी सहेली का ससुराल है, ना कि तेरा ससुराल है। और अब से तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना तो तू प्रिया से बात करेगी और ना ही हमारे बारे में भी सोचेगी। अब तक तो हमने तेरी बेवकूफियां बहुत सहन कर ली, लेकिन अब और नहीं। उनकी ये बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और उस दिन के बाद से वो वहां पर कभी नहीं आती, और ना ही प्रिया से वो कोई नाता रखती है, जिसके चलते प्रिया भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।